हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैफ़े। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और ये चैप्टर हम बिल्कुल एकदम आराम से चिल होके पढ़ने वाले हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं तुमको कि यार हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं सब कुछ बता दूंगी क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन पहले देख रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छी वीडियो तुमने चुन ली है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुमको स्क्रीन पे ओवरव्यू दिख रहा होगा। ये हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर। अच्छा हाँ, एक बात और, ये टोटल 50 पेज का पीपीटी है या फिर पीडीएफ बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इमेज इंक्लूड किया गया है, इसलिए बहुत 50 पेज का हो गया है। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए होगा, मतलब क्लास के बाद ख़त्म हो जाने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बिंदास इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा इंट्रोडक्शन। यार मैंने पूरी कोशिश की है कि तुमको एकदम कलरफुल प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, पीडीएफ। तो इसलिए मैंने ये सब थोड़ा कार्टून टाइप का लगा दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से यार, क्योंकि मुझे पता है तो मेरे पास टाइम कम है और मेरे पास भी बहुत कम है। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या क्या पता है तुम मुझे बस ये बता दो। तो हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यार ये तो तुम्हें पता है। ठीक है, फूड किस लिए चाहिए? यार एनर्जी के लिए चाहिए। ठीक है, और एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर सकें अपने बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, तो फूड चाहिए, फूड से एनर्जी, ये सब तो आपको पता है। ठीक है, ये हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, वो अच्छा बच्चा है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। एनिमल और ह्यूमन बीइंग खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट से खाना लेते हैं। ये भी आपको पता है। कुछ नया बताया गया अभी तक मैंने? नहीं, ये कुछ नया जानने लायक ही नहीं है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। तो एक्चुअली में आपका चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या है? यार तुम क्रॉप नहीं जानते कोई बात नहीं, प्लांट जानते हो? प्लांट, हाँ दीदी, प्लांट तो हम बहुत जानते हैं। हमारी छत पे प्लांट लगा हुआ है, बाहर प्लांट लगा हुआ है, इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, देखो, जब हम किसी भी प्लांट को लेंगे, ठीक है, कोई भी एक प्लांट को लेंगे और उसको हम किसी फील्ड में या फिर लार्ज स्केल पर, मतलब बहुत सारा जगह में सिर्फ वो एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का वो जो प्लांट है उसको लगा देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? धान कहते हैं। ठीक है, जो चावल का प्लांट होता है। ठीक, अब ये हमारे प्यारे अंकल जी हैं जिन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बहुत बड़े लैंड में क्या किया, वो इसी जो धान का जो प्लांट है उसको लगा दिया और ये बहुत खुश हो गए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रॉप। ठीक है, लेकिन अगर वो सिंगल है तो हम क्या कहेंगे? ये प्लांट है। और अगर बहुत ज़्यादा फील्ड में लगा दिया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। क्रॉप तो इतना आसान है कि बस एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का जो प्लांट है उसको बहुत बड़े जगह पे लगा दिया है और बहुत सारा लगा दिया है, तो वो हमारा हो गया क्रॉप। क्रॉप समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? तो यार तुम्हारे बुक में तुम्हें 2 टाइप दिखेगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 टाइप दिखेगा, और अगर तुम बहुत बहुत ध्यान से देखोगे तो तुमको 3 टाइप नहीं दिखेगा। ठीक है, पर हम यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो तुम्हें लास्ट वाला दिख रहा है, जो तुम्हें बुक में नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो तुम्हें एग्जाम में दिख सकता है, इसीलिए हम इसको अभी देख लेंगे। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि जैद क्रॉप क्या होता है, या फिर उसके एग्जाम्पल बताओ, जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, क्रॉप को ना सीज़न के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में कितने सारे सीजन्स होते हैं, विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीजन होता है, तो उसके बेसिस पे क्या किया गया है? क्रॉप को डिवाइड कर दिया गया है कि यार तुम रेनी सीजन में उगते हो तो तुम अलग हो गए। ठीक है, ये जो क्रॉप है ना, ये समर सीजन में उगता है, तो इसको अलग कर दिया। तो सबसे पहला है आपका राबी क्रॉप। ठीक है, और दूसरा है खरीफ क्रॉप, और तीसरा है जैद क्रॉप। अब इसको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं, और बस आपको क्या करना है? आपको बस नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, और नोट डाउन मत करो, पीडीएफ ले लो। तो राबी क्रॉप पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, जितना तुम सोच सकते हो उतना इंपॉर्टेंट, कि ये जो सवाल है क्रॉप का, ठीक है, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में। मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में, मेरे भाई के एग्जाम में, मेरे पूरे खानदान के एग्जाम में आया था, तो तुम्हारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा।
तो चलो स्टार्ट करते हैं राबी क्रॉप से। राबी क्रॉप क्या होता है? तो ये ऐसे क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन में उगते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना तुम्हें ये स्नोमैन बना दिया ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो ये वैसे क्रॉप होते हैं, कैसे क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन में उगते हैं। और ये जो तुम्हें टाइम पीरियड दिख रहा है जो सेकंड पॉइंट में है, अक्टूबर टू मार्च, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल भी तुम्हें याद होना चाहिए कि वीट, ग्राम, पियर, मस्टर्ड, लाइन सीड, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब मोस्टली जो राबी क्रॉप होगा वो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने हैं। और 1 मार्क्स में आ जाएगा कि टाइम पीरियड बता दो, ठीक है। तो तुम बता दोगे अक्टूबर से मार्च, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा, तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि कौन से सीज़न में राबी क्रॉप उगता है, तो वो है विंटर सीजन, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर माई गला, बट मैं कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पर देखो यार, वीट, पियर, लाइन सीड का मैंने यहाँ पे फोटोज़ लगा दिया है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। सो अगला कौन सा क्रॉप है? अगला है खरीफ क्रॉप। और तुम्हें पूरा दिख गया होगा कि ये पक्का रेनी सीजन में होगा क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो क्रॉप होता है ये कब उगता है? रेनी सीजन में उगता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है इसका? जून टू सितंबर के बीच में ये सारे क्रॉप उगते हैं, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, पैडी, मेज। तो ये सब क्या है? ये सब भी आपको याद रखना है, ये भी 3 मार्क्स में आ सकता है। और 3 एमसीक्यू कौन सा होगा? एक सीजन के ऊपर होगा, एक टाइम पीरियड के ऊपर होगा और एक एग्जाम्पल के ऊपर होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी डिफरेंस बिटवीन भी पूछता है, ये भी बता देती हूँ। तो क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन होता है क्या? अलग अलग बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? टेबल बनाना है, ठीक है। एक साइड लिखना है राबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप, और ये तीनों पॉइंट्स को लिख देना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या लिखोगे? विंटर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है, ऐसे करके टाइम पीरियड दोनों का और दोनों का एग्जाम्पल, ओके। और यहाँ पे लगा दिया है मैंने एग्जाम्पल कॉटन का, सोयाबीन का, ठीक है, ग्राउंड नट का, मेज़ का, ठीक है। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर देख रहे हो ना वीडियो तो अच्छे से याद करके कमेंट कर देना, ओके। तो चलो अब आते हैं जैद क्रॉप, जिसके बारे में बताया नहीं गया है, बट तुम्हें फिर से पता चल गया होगा कि ये क्रॉप कब उगाया जाता है? समर में, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा तो तुम्हें सन दिख रहा होगा यार, ठीक है। तो ये कब उगाया जाता है? समर में उगाया जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? इसका टाइम पीरियड है बिटवीन राबी एंड खरीफ, ठीक है। तो राबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं? जायद क्रॉप उगते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? मार्च टू जून, ठीक। और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा? तुम्हें कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स में ही आ सकता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? तुम्हें इतने सारे लोग दिख रहे होंगे, इतनी सारी फैमिली, इतने सारे लोग दिख रहे होंगे, और तुम्हें बगल में तुम्हें इतने सारे खाने दिख रहे होंगे, है ना। तो देखो अब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की, वो तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड की तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। और सबको क्या चाहिए? सबको फूड चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब वो इतना कहाँ से फूड आएगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल समझना, ज़्यादा कुछ वो समझना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्यों अडॉप्ट करेंगे दीदी? देखो, तो जो फार्मर होते हैं ना, ठीक है, उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, दिन पे दिन इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। सबको फूड चाहिए, सबको खाना चाहिए। कोई बिना खाने के जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, सबको खाना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से क्या होगा? जो हमारे जो क्रॉप्स होंगे वो अच्छे से उगेंगे, ठीक है। और हमको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होगा? क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छे से क्रॉप उगाओगे, उसकी देखभाल करोगे अच्छे से, तो क्रॉप खराब नहीं होंगे, ठीक है। जब क्रॉप खराब नहीं होंगे तो बहुत सारे लोगों को क्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं ताकि हमें क्या मिल पाए? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए और क्वांटिटी भी हमें अच्छे से मिल पाए, ठीक है। सबको अच्छे से खाना चाहिए ना, इसलिए हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, ठीक। अब तुम्हें यहाँ पे एक लिस्ट दिख रही होगी, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ना, इसको अच्छे से सीरीज वाइज लर्न करना है, ठीक है। ये भी आपको 1 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में। और कभी कभी क्या होता है ना, ये ना 5 मार्क्स में भी आ जाता है, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसी से शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
तो देखो यार, जैसे तुम एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हो ना, मतलब प्रिपेयर होते हो, जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, मान लो तुम्हारा अगले हफ़्ते एग्ज़ाम है, तो तुम अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। तुम अच्छे से बुक रीडिंग करोगे, वीडियोज़ देखोगे, नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेन रख लोगे ताकि तुम वहाँ गए एग्ज़ाम देने, पेन ही नहीं है तो तुम अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है? सुबह जल्दी उठोगे, अलार्म लगाओगे। तो यार, जब तुम इतना खुद को प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो फार्मर भी क्या करता है? फार्मर भी सॉइल को प्रिपेयर करता है, ठीक है? ताकि उसके अंदर क्या लग सके? उसके अंदर क्रॉप लग सके, ठीक है? तो क्रॉप लगाने से पहले फार्मर को क्या करना पड़ता है? सॉइल को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे तुम एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर होते हो, तो फार्मर भी क्या करता है? सॉइल को प्रिपेयर करता है, ठीक है? तो कैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? देखो, तो कैसे करते हैं? देखो, जो सॉइल होता है ना आपका, ठीक है? तो सॉइल को हम क्या करते हैं? टर्न एंड लूज़ करते हैं। टर्निंग एंड लूज़िंग क्या होता है? जैसे सॉइल को उलट-पुलट करते हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारा ये सॉइल है, ठीक है? तुम्हें प्लेन सॉइल साइड में दिख रहा होगा, ठीक है? उसको हमने क्या किया? उसको हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिर किसी टूल से हम उसे क्या करते हैं? मिट्टी को उलट-पुलट कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने जानवरों को भी देखा होगा खेत में हल चलाते हुए, ठीक है? तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो उलट-पुलट हो जाती है, ठीक है? अब तुम्हारा अगला सवाल ये होना चाहिए कि दीदी, मिट्टी को उलट-पुलट, लूज़िंग, टर्निंग करना ही क्यों है? ना करते हैं, ठीक है? बस ऐसे ही प्लांट लगा देते हैं या फिर ऐसे ही सीड लगा देते हैं। तो देखो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है दीदी? क्योंकि देखो यार, जो मिट्टी है, अगर आपकी मिट्टी ढीली होगी या फिर आप उसको पहले ही उलट-पुलट करके, ठीक है, ऐसे कर दोगे, तो क्या होगा? जो रूट होगा ना, और ईज़िली ब्रीथ कर पाएगा। और एक और चीज़ होता है इससे, वो ये होता है कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है ना, वो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो वो, अगर आप बहुत ही मिट्टी टाइट रखोगे तो वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और स्क्रीन पे कहीं कहीं सॉइल की स्पेलिंग गलत है, ए आ गया है बीच में, तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला हम पढ़ने वाले हैं टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है? तो हम तब से इतना बात कर रहे थे कि सॉइल को लूज़ करना, टर्न करना, ठीक है? और मिट्टी को उलट-पुलट करना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बाय चांस वो 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? वरना वो नहीं पूछते हैं, ठीक है? और ये जो प्लोइंग होता है वो प्लॉ के द्वारा किया जाता है, ठीक है? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, टिलिंग और प्लोइंग की डेफिनेशन, जो बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? तो चलो, अगला है प्लॉ। जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रहा है उसको तो आपने देखा ही होगा, ठीक है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, प्लॉ, इसी को हम कहते हैं प्लॉ, ठीक है? और ये क्या होता है? ये मैन मेड होता है, वुड के द्वारा बनाया ये जाता है ये, ठीक है? जिसमें क्या होता है? जिसमें 2 एनिमल्स होते हैं, ठीक है? और ये तो कैमल होता है, हॉर्स होता है, ठीक है? बुल होती है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है? और इसी को क्या किया जाता है, मतलब पुराने टाइम पे इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, इसी प्लॉ को यूज़ करके, एनिमल की हेल्प लेकर क्या करते थे? मिट्टी को उलट-पुलट करते थे, ढीला करते थे, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगला है हो, ठीक है? ये बहुत ही ओल्डेस्ट टूल है, ठीक है? जो आपको इमेज दिख रहा होगा, ये बहुत ही ओल्डेस्ट है, बहुत ही पुराना और बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। और ये भी उसी चीज़ के लिए होता है, सॉइल को उलट-पुलट करना, लूज़ करना, ठीक है? ये सारे मैं आपको अभी टूल्स दिखा रही हूँ। अगला है हमारा कल्टीवेटर, ठीक है? ये तो आपने पक्का ही देखा होगा, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रैक्टर, जिसमें एक कोई इंसान बैठा होता है और ये उस पूरा जो फील्ड होता है, पूरा जो लैंड होता है, उसको क्या करता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो उसको उलट-पुलट कर देता है, प्लोइंग कर देता है, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये टाइम सेव करता है, ठीक है? और लेबर जो होते हैं ज़्यादा नहीं लगते हैं इसमें, ठीक है? क्योंकि जब आप मैनुअली करते हो तो लेबर ज़्यादा लगते हैं, और मशीन से करते हो तो जल्दी हो जाता है ये तो। सो अगला इम्पॉर्टेंट क्या है? अगला है हमारा सोइंग, ठीक है? सोइंग क्या होता है दोस्तों? सोइंग एक प्रोसेस है, जब हम जो सीड्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर डालते हैं, ताकि क्या हो जाए? ताकि क्रॉप उग जाए। कितना आसान है, मतलब ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं यार, बस इसको नाम दे दिया सोइंग, प्लोइंग, ये सब तो हम बचपन से जानते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने अपने मम्मी, नाना-नानी, दादा-दादी के साथ किया है, प्लांट आपने लगाया है ना, ठीक है? मिट्टी के अंदर आप सीड डालते हो, ये तो आपने कर रखा है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सोइंग। सो ईज़ी, ठीक? और जो सीड्स होता है वो हमें क्या चाहिए? हमें बहुत ही क्वालिटी वाले सीड्स लेने होते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप ख़राब सीड लोगे तो प्लांट नहीं उगेगा। और कहते हैं ना, जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही आपको प्लांट मिलेगा।
ओके, तो ये तो कितना आसान था, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। और सोइंग आप मैनुअली भी कर सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो, और मशीन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीड ड्रिल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये तो आसान, ईज़ी ईज़ी बीज़ी, ठीक है। अब सीड ड्रिल क्या होता है ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा सीड ड्रिल, ठीक है। ये ना जो ट्रैक्टर आपको दिखाया था ना, उसी के साथ अटैच कर दिया जाता है और उसी की हेल्प से सीड लगाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा टूल है, क्यों? क्योंकि जो सीड्स होता है ना, वो उसको एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लगा देता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है ताकि कोई चिड़िया उस सीड को ना खा ले, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीड लगाओगे कोई चिड़िया खा सकती है, तो चिड़िया ना खाए, और बहुत सारा टाइम बचा देता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत टाइम बचा देता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया ये भी आपको पता होना चाहिए सीड ड्रिल क्या होता है। तो अगला क्या है? अगला है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। पक्का इसके बारे में भी तुमने सुना होगा, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं। यार, जिस तरह तुम्हारे ग्रोथ के लिए मिल्क इम्पॉर्टेंट है, ड्राई फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, हेल्दी सब्जियां इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, सब्जियां तो होती ही हेल्दी हैं और जो बच्चों को पसंद भी नहीं होती हैं, मुझे भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो प्लांट होता है ना, उसकी ग्रोथ के लिए भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह तुम्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? सिर्फ पानी से नहीं मिलता है, और सॉइल में भी उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि सॉइल क्या होता है, सॉइल भी एक टाइम पे फर्टिलाइज़र लूज़ कर देती है, तो इसीलिए मतलब उसके अंदर का सॉइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ओके, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये तो पता चल गया, ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए होता है। बट इसको और डिटेल में हम डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म से समझेंगे। दीदी, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म से क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में समझेंगे, तो अगर आपसे पूछेगा फर्टिलाइज़र के बारे में, तो आप फर्टिलाइज़र के बारे में 4 पॉइंट लिख देना। अगर आपको मैन्योर के बारे में पूछेगा, तो मैन्योर के बारे में 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो आपको दोनों लर्न हो जाएगा एक टाइम पे, और आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। पहला डिफरेंस बिटवीन, फिर व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, या फिर व्हाट इज़ मैन्योर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बताती हूँ फर्टिलाइज़र क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जो मैन मेड होता है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मतलब केमिकल्स यूज़ करके ह्यूमन बीइंग खुद ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, जो हम प्लांट्स के जो सॉइल होता है उसके अंदर हम डालते हैं, जिससे जो प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और प्लांट जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। ओके, तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है, कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कैसे बनता है दीदी? ठीक है, मतलब फर्टिलाइज़र तो केमिकल से बनता है, मैन्योर कैसे बनता है? देखो यार, मैन्योर जो होता है, जो एनिमल होता है उसका वेस्टेज से बनता है, जैसे काऊ डंग, ठीक है। तो काऊ डंग को आपने रख दिया तो वो कुछ टाइम बाद फर्टिलाइज़र बन जाता है, ठीक है। और जैसे कि प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी फर्टिलाइज़र की तरह काम कर देता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, जिससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है। और ये आप घर पे भी बना सकते हो। जैसे कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, तब मेरे सर ने मुझे बताया था कि आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे कि आपके घर में जो सब्जियां होती हैं उसके छिलके निकलते होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बाल्टी लेना और उसके अंदर सारे सब्जियों का इकट्ठा करते जाना है, ठीक है। जितनी भी सब्जियों का छिलका आ रहा है उसे इकट्ठा करते जाना है, ठीक है, और उसे अपने छत पे ढक के रख देना है। कुछ टाइम के बाद ना वो जो सब्जियों का जो छिलका है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप अपने सॉइल के अंदर मिक्स कर दो, जो प्लांट का जो सॉइल है उसके अंदर मिक्स कर दो, आपका मैन्योर बन गया घर पर ही, ठीक है। तो मेरे सर ने बताया था तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ, ठीक है। तो यार, सेकंड पॉइंट क्या है, फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है, ठीक है, और मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आप अपने छत पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो फर्टिलाइज़र होता है उसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है, मतलब कोई भी डेड प्लांट, डेड लीफ, ये सब नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैन्योर तो बना ही उससे है, तो उसके अंदर बहुत सारी ह्यूमस होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लांट्स को यही सब चाहिए, यही सारे चीज़ें चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो ये जो होता है, अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे ना तो आपके प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है। बट वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल से बना होता है, ठीक है।
नेचुरल नहीं होता है। लेकिन जो मैन्योर होता है वो उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट वो क्या होता है, वो नेचुरल है, सेफ़ है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब। अब हम करते हैं अगला टॉपिक। अगला है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब तुम्हें पता है कि मैन्योर का पहला एडवांटेजेस तो ये है कि वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो वो हेल्दी है, ठीक है। और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देखो जैसे पहला एडवांटेज ये है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। मतलब जो सॉइल होगी वो वाटर को अच्छे से होल्ड कर पाएगी, लंबे समय तक होल्ड कर पाएगी, ठीक है। और जो उसके जो पोर्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे से गैस एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। और जो माइक्रोब्स आपको बताया था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। जैसे आप मेरे फ्रेंड्स हो वैसे ही फार्मर के माइक्रोब्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जो हेल्प करते हैं, किस लिए हेल्प करते हैं, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। और मैन्योर अगर आप यूज़ करते हो तो जो सॉइल होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, सॉइल और बेटर बन जाता है। ओके, तो यार अगला क्या है, अगला है इरिगेशन, ठीक है। अब आपने प्लांट तो लगा लिया है लेकिन अगर आप उसे पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, तो प्लांट सूख जाएगा। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पर आपको उसे क्या करना पड़ेगा, वाटर की सप्लाई करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब वाटर देना पड़ेगा प्लांट को, तभी तो वो जिंदा रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम इरिगेशन के बारे में एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब पानी आता कहाँ से है, तो यार वेल से आता है, ट्यूबवेल से आता है, लेक, रिवर, डैम, कैनल, ठीक है। ये सबका मैंने इमेज लगा दिया है और ये तो बहुत आसान है, मतलब वाटर कहाँ से आता है ये तो सबको पता है, ठीक है। अब हम अगला है मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो मतलब पुराने लोग करते थे, पुराने टाइम में किया जाता था, और एक मॉडर्न मेथड है जो अभी किया जाता है, ठीक है, अभी फॉलो किया जाता है पानी देने का प्लांट्स को, क्रॉप को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जैसे कि वेल्स, लेक, इन सब में क्या होता था, पानी रहता था तो हमें क्या करना पड़ता था, लिफ्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो हम अलग अलग मेथड से पानी लिफ्ट करते थे और क्रॉप के अंदर डालते थे, ठीक है। हम जानवरों का भी यूज़ करते थे, लेबर का भी यूज़ करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही चीप मेथड था, मतलब बहुत ही सस्ता, और लेकिन ये बहुत ही कम इफ़िशिएंट था। इफ़िशिएंट का मतलब था कि मतलब उतना फास्ट तरीके से काम नहीं हो पाता था, बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। लेकिन एक यही ऑप्शन था कि अलग अलग मेथड यूज़ करके हम पानी निकालें, पानी खींचे, ठीक है। तो यार अब क्या क्या यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो पहला है मोट, ठीक है, फिर है ढेकली और फिर है राहत, ठीक है। ये इनके नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, ठीक है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। बस मैं तुम्हें इमेज दिखा देती हूँ कि देखो यार ये मोट है, ठीक है, और ये है तुम्हारा ढेकली और ये है राहत। तो इन सब से क्या होता था, इन सब से हम मतलब पानी को लिफ्ट आउट करते थे, लिफ्ट करते थे, और हम क्या करते थे, अपने जो क्रॉप्स हमने उगा रखा था उसके अंदर हम पानी डालते थे। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, बस आपको नाम याद होना चाहिए कि अच्छा ये मोट है, ये ढेकली है, ठीक है। तो ये सब आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि मतलब अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड। तो यार मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मॉडर्न होता है। अब ये एग्ज़ाम में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो यार जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है ना वो बहुत ही इकोनॉमिकली है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से वाटर सेव कर लेता है। मतलब जितना यूज़ होता है वाटर का उतना ही यूज़ होता है, मतलब वेस्टेज नहीं होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसका हम पढ़ते हैं मेथड, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं। तो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा भी है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन लिखा है तो आप ड्रिप सिस्टम लिख सकते हो या फिर इरिगेशन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसे एक एक करके पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो आप, तो देखो यार जो भी आपको दिख रहा है, जितने भी 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको उसे चारों पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। दूसरे और तीसरे पॉइंट में बस एक्सप्लेन किया है कि होता कैसा है, ठीक है। उसका मैं इमेज दिखा दूँगी और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, तो वहाँ बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, जैसा कि तुमको इमेज में दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो यार अगला है अपना ड्रिप इरिगेशन या फिर ड्रिप सिस्टम। तो ये जो होता है ना वो डायरेक्ट जाके रूट के अंदर पानी देता है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देख रहे हो ना तुम्हारा कितना पानी सेव हो रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग के लिए। फ्रूट प्लांट जो होता है, ट्री होता है, गार्डन होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, ठीक। और तुम्हें इमेज में दिख भी रहा होगा ये सब, ठीक। मैंने इमेज भी अटैच कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगला है तुम्हारा वीड्स और वीडिंग। तो कभी कभी ना प्लांट्स के साथ ना कुछ अनवांटेड प्लांट या फिर अनडिज़ायरेबल प्लांट, मतलब वो प्लांट्स भी उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वो उगे।
जैसे हम चाहते हैं कि रोज़ का प्लांट उगे पर उसके साथ कुछ और भी अनवांटेड हम नहीं चाहते लेकिन वो उग गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वीड्स, ठीक है? और इन्हें रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है वो बाद में बताऊँगी। और अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है? उस वीड्स को मतलब अनवांटेड प्लांट को जब हम हटा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं वीडिंग। अब बताती हूँ क्यों इन्हें रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो यार, जब अगर हम मतलब जैसे हमने रोज़ का प्लांट लगाया है, उसके साथ कुछ अलग अनवांटेड प्लांट आ गए हैं, ठीक है? तो अगर हम फिर रोज़ को वाटर डालेंगे, ठीक है? तो उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट होंगे ना, उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सनलाइट का कॉम्पिटिशन हो जाएगा, वाटर का कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मैन्योर फर्टिलाइज़र का कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ठीक है? हमारा रोज़ क्या पता हार जाए कॉम्पिटिशन में और रोज़ को वो सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर, सनलाइट ना मिल पाए और जो हमारा अनवांटेड प्लांट है उसको मिल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो कैसे-कैसे हम अपना जो वीड्स हैं या अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव कर सकते हैं? तो हम यूज़ करते हैं एक वीडीसाइड का केमिकल, मतलब केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वीडीसाइड, ठीक है? और इससे क्या होता है, इसको हम फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, जो हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है? जो अनवांटेड प्लांट है वो मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? तो हम वो यूज़ करते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि जब हम प्लोइंग और टिलिंग कर रहे होते हैं, मतलब मिट्टी को उलट-पुलट कर रहे होते हैं, तभी जो फार्मर होता है वो जो अनवांटेड प्लांट हैं, जो पहले से उग रहे हैं, उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है ताकि वो बड़ा ना हो जाए और सारा सनलाइट, सारा वाटर अकेले ना ले ले, ठीक है? तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यार अगला है हार्वेस्टिंग। अब तुम्हारा जो प्लांट है ना, जो तुम्हारी फसल है वो उग चुकी है, अब बस आपको काटना है, ठीक है? अब ये मत लिख के आना कि काटना है बस। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बस फल को काटना है, फसल को काटना है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है? तो हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि क्रॉप को कट करना, मतलब क्रॉप जब बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, ठीक है? तो उसको कट करना, ठीक है? और यूज़ुअली जो क्रॉप होता है वो मैच्योर हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर-अंदर। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप को कट कर देते हैं, ठीक है? और जो ग्राउंड से ऊपर, थोड़ा ग्राउंड के थोड़ा ऊपर क्लोज़ली हम कट कर देते हैं, जिससे हमें प्लांट मिल जाता है, ठीक है? जो हार्वेस्टिंग होती है हम हाथ से भी करते हैं और सिकल होता है उसका भी यूज़ करते हैं, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है? और देखो ये बच्चा कितना खुश हो गया है हार्वेस्टिंग करके, ठीक है? और हार्वेस्ट करके, और मशीन का भी यूज़ करते हैं यार। अगला है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि हम जो ग्रेन्स होता है ना, उसको हम चैफ से अलग करते हैं। अभी चैफ क्या होता है? चैफ बोले तो घास फूस या भूसा, ठीक है? जब आप हार्वेस्ट कर रहे होते हो तो साथ-साथ में कुछ पत्तियाँ आ जाती हैं, कुछ घास फूस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, विनोइंग की प्रोसेस होता है जिससे हम ये घास फूस अलग कर देते हैं और जो हमारा ग्रेन्स होता है, जो हमारी मेहनत होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। और कैसे अलग करते हैं? विंड की हेल्प से कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है और जो घास फूस जो होती है वो हल्की होती हैं, तो हवा से उड़ जाती हैं। ओके, तो अगला है आपका स्टोरेज। तो यार स्टोरेज इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि देखो यार, तुमने अभी हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है? तुमने सब काट के रख लिया, ग्रेन्स रख लिया, लेकिन मार्केट में जब आप बेचने जाओगे तो आप सब इकट्ठे तो नहीं बेच दोगे ना, एक ही बार नहीं बेच पाओगे, थोड़ा-थोड़ा करके बेचोगे। तो इसलिए हम स्टोर करके और स्टोर भी एकदम अच्छे तरीके से करते हैं ताकि हमारा जो ग्रेन्स है उस पे कोई फंगी ना लगे, ठीक है? जो रैट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं वो उसे खाए ना, ठीक है? और बहुत सेफली रहे, ठीक? अगला है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें किसी भी एनिमल के हस्बैंड की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है? अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो वो लिख के आ जाता है कि एनिमल का हस्बैंड, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है? जिसमें हम एनिमल की केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मिल्क मिल सके, एग, मीट, चिकन और जो भी हमें एनिमल से फूड मिलते हैं वो सब हमें मिल सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यहाँ पे एक QR कोड दिख रहा होगा, अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप कर सकते हो और कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? बाकी सब कुछ फ्री है। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।